शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान ताक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 1090 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है तो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ही अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमंत सिंह चौहान सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन डिसफंक्शन एंड होम्योपैथी। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, डॉक्टर हेमंत सर से, कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। सभी को मेरा नमस्कार। तो क्या सभी मुझे सुन पा रहे होंगे? यस सर। प्लीज कोई रिस्पॉन्स करेगा? आवाज आपकी ठीक है। बहुत कम आ तो रही है सर। सबसे पहले मैं इस फोरम को सबसे पहले मैं इस फोरम को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से मैं अपनी अपने जो केस मैंने दिखे, जो मैं अपने क्लिनिक में एकांकी रूप से बैठ के जिनको मैंने पढ़ा और जिनको अनुभव किया, तो उनको मैं आज आपके सामने शेयर कर पा रहा हूँ। उसके पीछे की वजह ये फोरम है। तो सबसे पहले इसके फोरम के ऑर्गेनाइजर्स को, उनके जो टीम है, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। तो अब मैं एक कोशिश करता हूँ छोटी सी, कि मैंने एक काफ़ी समय से प्रैक्टिस में हूँ, करीब 15 साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गया है। तो कई बड़े बड़े केस मेरे सामने आते रहे, और उनको सुन के, उनको देख के कई बार मैं डर जाता था। जब शुरुआत में पेशेंट आते थे, हमारे सीनियर हमें दिखाते थे कि देखो हमने बड़े बड़े केस ठीक किए हैं, ये होम्योपैथी से ऐसा होता है। क्या आवाज़ मेरी ठीक से नहीं हो पा रही है? क्लियर है सर, निशान जी, आवाज क्या थोड़ी आवाज कम आ रही है। मैं स्पीकर का वॉल्यूम स्पीकर का चेक वॉल्यूम करता हूँ? थोड़ा सा। ठीक है। तो यही कहना चाह रहा था मैं, कि मैं इस सब चीज़ों को बहुत समय से प्रैक्टिस में था। मैं भी कुछ ऐसे केस निकालूं, कुछ ऐसी मेहनत करूं कि ऐसे होम्योपैथी से बड़े बड़े केस कुछ ठीक हो, जिनको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अब प्रैक्टिस करते करते धीरे 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 मुझे एक केस मिला। कई बार हाथ में आते हैं, कई बार नहीं आते हैं केस, हमारी लापरवाही से, या हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो केस हाथ से निकल जाते हैं, किसी और के पास चले जाते हैं, या वो हमें समझ नहीं पाते कि हम उनको अच्छे से ठीक करना चाह रहे हैं। जो भी होता है, बहरहाल हम उसमें फेल हो जाते हैं। करीब 15 साल हो गए, और होम्योपैथिक डॉक्टर मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं अपने पेशेंट की, और उनको उतना मिल नहीं पाता जितनी वो मेहनत करते हैं, जितनी पढ़ाई करते हैं, जितनी उनको जानकारी होती है, जितना उनके पास एफर्ट लगाते हैं, उतना उनको शायद मिल नहीं पाता है। ऐसे ही मेरे सामने एक केस आया, LVEF का। पेशेंट काफ़ी समय से परेशान थे, किसी ने मेरे पास रिकमेंड किया, आए मेरे पास, बोले डॉक्टर साहब मैं मेरा हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या आप ठीक कर सकते हैं? मैंने एज यूजल मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। बोले मैं होम्योपैथिक दवाई के साथ में एलोपैथी भी खा रहा हूँ। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा ठीक है, आप खाते रहिए, जैसे खा रहे हैं, मैं देखता हूँ, धीरे धीरे आपका ट्राई करते हैं। पूरा केस लिया, केस टेकिंग शुरू की, दवाई देनी शुरू की। 1 साल हुआ, उनका LVEF जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो कभी घट रहा था, कभी घट ही रहा था, बढ़ तो नहीं रहा था। और उनके बेसिक सिम्टम्स उनके क्लियर होते जा रहे थे, कि कुछ चीज़ें कम हो रही है, वीकनेस कम हो रही है, जनरलाइज उनको आराम मिल रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, उनको एकदम से डाउन हो गया। LVEF एकदम से डाउन हुआ। डाउन होने की वजह से वो तुरंत उन्होंने डॉक्टर चेंज किया, एलोपैथी वाला। वो बरेली में प्रैक्टिस अपने किसी डॉक्टर को दिखा रहे थे, वहां से वो हमारे हल्द्वानी आए दिखाने। हल्द्वानी में बोले कि कोई अच्छे डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, उनको दिखाया। उन्होंने कहा आप तो अभी तक कूड़ा खा रहे थे। थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं। एक एलोपैथी डॉक्टर ने दूसरे के लिए कहा कि आपने अभी तक कूड़ा खाया है, ये पुरानी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, मैं आपको नई दवाई दूंगा, ये काम करेंगी। बोले ठीक है डॉक्टर साहब, इससे क्या ठीक हो जाऊंगा? कि नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि आपका कंट्रोल रहेगा। फिर हुआ ये कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं खाता हूँ, आपकी दवाई भी खा के देखता हूँ। दवाई खाते खाते भी उनको आराम नहीं मिला। 2 महीने के बाद उनको फिर से वो LVEF डाउन ही हो गया।
तो डॉक्टर साहब से आपने कहा था कि मैं कूड़ा खा रहा था, अब तो मैं आपकी दवाई खा रहा हूँ, अब भी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, अब क्या चक्कर है? मेरे पास आए, मुझे कंफर्म हो गया कि मेरी दवाई काम नहीं कर रही है, तो डर गया। एलवीएफ एक ऐसी चीज है कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर का मतलब होता है कि आपका हार्ट, और पेशेंट किसी भी समय कोलैप्स कर सकता है, हाथ से निकलता है। तो हमें यहाँ बहुत सावधानी बरतनी। इस केस को आपके सामने रखना चाहूंगा कि अपना स्क्रीन शेयर करनी है मुझे। निशान जी, जी, आपका शेयर का ऑप्शन कहाँ से है? शेयर का ऑप्शन सर उसमें नहीं आ रहा है क्या आप में? शेयर स्क्रीन, शेयर वीडियो, एक शेयर का ऑप्शन तो है, लेकिन क्या शेयर है? मल्टीपल शेयर इन हाँ, एक बार आप स्क्रीन। उस पर क्लिक करो, उस पर शेयर ऑप्शन में क्लिक आएगा। किया मैंने। शेयर स्क्रीन करते हैं ना? जी। शेयर, ठीक है। अब हो जाएगा। अभी हो आपके गए सामने सर। ये मेरा केस आ गया है ना? अब देख रहे होंगे ये मेरा एलवीएफ का केस है, कार्डियक डिजीज। मैंने इसको नाम दिया कार्डियक डिजीज इन होम्योपैथी, एलवीईएफ, डिसफंक्शन। अब इसकी चर्चा जब हमने की डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो डिसफंक्शन है और ठीक नहीं होता है। उन्होंने भी कहा, मैनेजमेंट किया। मैं मानता हूँ हमारे एलोपैथ फ्रेंड्स बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, दे कैन मैनेज ऑल द थिंग्स वेरी वेल, बट ट्रीटमेंट के नाम पे मैं नहीं कह सकता कि उनके पास कोई अच्छा ट्रीटमेंट है। तो मैं थोड़ा सा एलवीएफ के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। एलवीएफ, इट इज अ परसेंटेज ऑफ ब्लड पंप आउट द लेफ्ट वेंट्रिकल विथ ईच बीट, अ की मेजर ऑफ हार्ट फंक्शन। A normal LVF 50 to 70%, but it drops with this function. थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे। एलवीएफ क्या है? एलवीएफ लेफ्ट वेंट्रिकल इजैकुलेशन फ्रैक्शन। द हार्ट मेन पंप चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल इजंट इफेक्टिवली पंपिंग ब्लड आउट। मतलब हार्ट का जो मेन पंपिंग चैम्बर है वो अच्छे से हमारा ब्लड को पंप आउट नहीं कर पा रहा है। कैरेक्टराइज बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग होता है, स्वेलिंग हो जाती है, डैमेज ऑफ कंडीशन लाइक हार्ट अटैक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, but can be managed with the lifestyle change and medication like ACE inhibitor and beta blocker. These are allopathic system. मैंने अब managed को highlight किया है, but can be managed. They only manage this case. LVF में और क्या होता है? साइन सिम्टम क्या होते हैं? कॉज क्या होते हैं? कॉज में हो गया कोरोनरी डिजीज, हो गया सीएडी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, अटैक पड़ गया कभी किसी को, उसकी वजह से डैमेज हो सकता है। हाइपरटेंशन कंटिन्यू बना रहता है, उसकी वजह से हो सकता है। और कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हार्ट की मसल्स जो कमजोर हो जाती है। कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स हो गई, इनकी वजह से हो सकता है, जो अक्सर लोग चलाते हैं। साइन सिम्टम क्या? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली जब वो लेटा होता है। चलने फिरने में, दौड़ने में सबको होता है, लेटने में खासकर उसको होता है। फटीग होता है, वीकनेस होती है, पैरों में स्वेलिंग होती है, एंकल्स में, फीट्स में, एब्डोमेन में। रैपिड ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट होगी इरेगुलर और रैपिड। परसिस्टेंट कफ, समटाइम विद ब्लड टिंक्ड म्यूकस, कभी कभार कफ में म्यूकस होगा, म्यूकस में हल्का हल्का ब्लड का टिंट होगा। अब डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। डायग्नोसिस के लिए हम इसको इकोकार्डियो कराते हैं, इकोकार्डियोग्राम से हार्ट का जो अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट करते हैं, बीएनपी करते हैं, और ट्रोनोपिन ट्रोपोनिन का टेस्ट करते हैं, मतलब कहीं हार्ट में मसल्स में कोई वीकनेस तो नहीं आ रही है। और मैनेजमेंट क्या है? इट इज द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देर इज अ गुड मैनेजमेंट फॉर LVEF बट नो परमानेंट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। एलोपैथी सिस्टम में इसका कोई भी, इन द एलोपैथी सिस्टम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, अच्छा मैनेजमेंट होता है। और पेशेंट भी हमारा बार बार कह रहा था कि डॉक्टर साहब जो है वो बोलते हैं कि ये ठीक तो नहीं होगा, आप पानी कम कर दीजिए। आप जो है अब 1 लीटर पानी नहीं पियेंगे पूरे दिन में, आप सिर्फ इतना खाएंगे, आप सिर्फ इतना चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा सिस्टम है जिससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पेशेंट पूरे दिन में एक लीटर पानी पिएगा, कैसे चलेगा वो? इतनी गर्मी हो रही है, भीषण गर्मी हो रही है, वो कैसे बेचारा चलेगा? उसको काम कई सारे करने होते हैं। तो अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो हम होम्योपैथी बात करते हैं। ट्रीटमेंट मतलब, ट्रीटमेंट होम्योपैथी ट्रीटमेंट, मेडिसिन हमने जो इसको चलाई थी उनके नाम लिखे हैं यहाँ पे मैंने। कॉस्टिकम और अमोनियम कार्ब।
पोटेंसीज जो मैंने यूज किया अभी तक वो 200 से लेके 50 m तक। डोजेज फ्यू डोज अगर काउंट करेंगे तो 27 डोज ओनली। 19 मंथ का केस है मेरा ये। रिपीटिशन एज पर रिक्वायरमेंट। अब डिस्कशन करते हैं हम केस टेकिंग के ऊपर। केस टेकिंग क्या थी? पेशेंट मिस्टर आरबी, 63 ईयर ऑफ ओल्ड, मेल, जनरल स्टोर मर्चेंट थे, व्यापारी है, जनरल स्टोर चलाते हैं अपना। तो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? क्या कोई रिस्पॉन्स करेगा? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। क्लियर हो रहा है? ठीक यस है। सर। चीफ कंप्लेंट क्या थी इनको? जनरल वीकनेस विद अवर्जन टू वर्क इवन आफ्टर रेस्ट ऑफ 10 आवर्स, कंप्लीट अवर्जन टू वर्क। पेशेंट कह रहे हैं डॉक्टर साहब मैं इतना सोता हूँ रात को, और ये एलोपैथी डॉक्टर्स ने मुझे दो दो तीन तीन मल्टीविटामिन चला रखी हैं, उसके बाद भी मैं थकान मेरी खत्म नहीं होती, जबकि पहले मैं 5 किलोमीटर टहलने जाता था। 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना। अब मेरा मन ही नहीं करता है जाने का, उठने का, काम करने का मन नहीं करता। दीज आर क्लासिकल सिम्टम। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, वाइडिंग वेरी स्लो, टेक्स ड्रॉप्स बाई ड्रॉप। एक केस और इनके साथ में चला हुआ था, इनको इसके साथ साथ क्लोस्टोमेगेली भी था। मैं इनका केस भी लाया हूँ, बाद में कैमरे के सामने इसको भी दिखाऊंगा आपको। तो इसको दिखाऊंगा। इनका केस क्या था? इनके हार्ट के साथ 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 में क्लोस्टोमेगेली भी था, क्योंकि ओल्ड एज है। क्लोस्टोमेगेली के केस में यही होता है कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार रुक के होना होता है, ठीक से यूरिन आती नहीं है, और स्लो ड्रॉप बाई ड्रॉप है, कई बार बहुत प्रेशर होता है और जाते हैं तो बिल्कुल नहीं आती। ये सब चीज़ें साथ में चल रही थी। तो ये दोनों केस मैं साथ में लेके चल रहा था। मैंने ठीक है, क्योंकि अपने होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज की कोई पर्टिकुलर मेडिसिन होती है फिक्स। हम लोग तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम निकालते हैं, और जो हमने अगनों में पढ़ा और उसके हिसाब से पेशेंट को देते हैं जो उसके सिम्टम्स बनते हैं। मैंने ठीक है, प्रोस्टेट तो हम लोग कवर कर ही सकते हैं। अगर एलवीएफ नहीं होगा तो प्रोस्टेट में तो पेशेंट को आराम मिलेगा। एक सोच मेरे दिमाग में ये भी चल रही थी, लेकिन मेरा सोचना था मैं इसको ठीक करूंगा, ये पेशेंट ठीक होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट भी चाह रहा था, वो काफी डेडिकेटेड था, और वो एलोपैथी दवाई खा के थक गया था। फाइंडिंग्स क्या हमने इसकी जो आई थी वो इको थी, और इनका एलबीबी था, पूरा ब्लॉकेज था लेफ्ट वेंट्रिकल ब्रांच। 35% से 40% का था 2018 से 20 में। साइनस रिदम ईसीजी में था, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी था, एसटी एबनॉर्मल थी। प्रोस्टोमेगेली यूएसजी में था इसके। प्रोस्टोमेगेली ग्रेड 2 विद मीडियल लोब प्रोड्यूसिंग अ ब्लैडर ल्यूमेन। अब इनके ब्लैडर में एक मिडिल लोब में प्रोट्रूसिंग हो रहा है, मिडिल लोब इसका। साइज मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4.1 इंटू 4.2 इंटू 4.4 सेंटीमीटर। पोस्ट वाइडिंग वॉल्यूम इनका 200। अब बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की। पेशेंट चिली है। अब चूंकि कार्डियोलॉजिस्ट ने वाइट एडवाइस किया कि पानी कम पीना है, तो ये पानी कम पीते थे, और स्वीट डिजायर है, ठंडा इनको बर्दाश्त नहीं था, इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड, हेपेटाइट गुड, स्टूल कॉन्स्टिपेटेड, स्टिकी स्टूल विद म्यूकस, यूरिन नॉर्मल, फ्रीक्वेंट एट नाइट, perspiration scanty, no stain and no odor, sleep 7 hours sound sleep, point to be noted, sleep 7 hours sound sleep, dreams daily ways, position sideways, टेस्ट नॉर्मल था, टंग क्लीन थी। पर्सनल हिस्ट्री में जाते हैं। डाइटरी हैबिट्स में वेजिटेरियन है, एडिक्शन टी और टोबैको, सेंसिटिव टू नथिंग, कोई इनको धूल मिट्टी से परेशानी नहीं होती, ड्रग रिएक्शन कोई आज तक हुआ नहीं। बाकी इनका सेक्सुअल फंक्शन थोड़ा डिमिनिश हो गया था 3-4 महीने से, इन्होंने बताया ऐसा 63 एज में। ठीक है। मेंटल में जाते हैं। टॉकेटिव, फास्टेड्स अबाउट द टाइम, वर्क, एंगर शोइंग बाय माउथ, कंसोलेशन एग्रावेशन, अवर्जन टू वर्क, इनडिफरेंस। इन शॉर्ट मैंने ये सारा लिख दिया। मेंटल मैंने आपको सारा बताया कि टॉकेटिव थे, फर्स्ट इट इज अबाउट टाइम एंड वर्क, ये अपनी सारी चीजें टाइम से करना जानते हैं, टाइम से करना चाहते हैं, और सभी चीजें लिखते हैं कि मुझे ये चीज इस समय करना है, ये चीज इस समय करना है, और मैंने अभी ये किया और ये मैंने ऐसा किया। सारा इनका डिटेल होता है, और मुझे वाकई सारी चीज डिटेल में ही बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने इतने बजे ये दवाई खाई, इतने बजे ये दवाई खाई, इस दवाई खाने के आधे घंटे बाद मुझे डकार आई, इसके 1 घंटे बाद मुझे ऐसा हुआ। तो बारीकी से सारी चीज बताते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है।
ये सब सोच के हमने रिपोर्टराइज किया केस, रूब्रिक्स लगाए, आपके सामने रूब्रिक्स आ रहे होंगे। तो जनरली हम लोग जो देखते हैं रूब्रिक्स क्या थे: ब्लैडर यूरिनेशन, ड्रिबलिंग बाय ड्रॉप नाइट, एक सिंपल हमने लगाया, माइंड इंडिफरेंस अपैथी, जनरल कोल्ड एग्रावेशन। इनको पहली डोज हमने कोस्टिकम 200 की 1 डोज दी 25 जुलाई 2023 में। फॉलोअप आया इनका 31 जुलाई को, इंप्रूवमेंट इन मेंटल्स एज वेल एज फिजिकल जनरल्स। 20 से 30% पेशेंट ने मुझसे बोला कि मुझे 20 से 30% बेटर फील हो रहा है। तो बोले ठीक है, अच्छा है ये, 20 से 30% पहले फॉलोअप में अच्छा है। वॉकिंग विद वेट अबाउट 25 kg प्रॉक्स। ये मार्केट करने खुद जाते थे अपने दुकान का सामान लेने के लिए। तो ये गए और 25 किलो का वजन लेके पूरे में घूमे, अपना सामान लेके आए। उसके बाद इनका ये इन्होंने 5th फॉलोअप में बताया मुझे 1 तारीख को सितंबर 2023 में कि मैं इतना इतना सामान लेके घूम रहा हूँ, बहुत सही चल रहा है मेरा, सब कुछ ठीक है। 7th फॉलोअप में उन्होंने बताया 2 अक्टूबर 2023 में, बेटर बट फील्स टायर्ड आफ्टर वॉक ऑफ 4 किलोमीटर सिंस 2 to 3 days। बोला कि 2-3 दिन के बाद से मुझे ऐसा हो रहा है कि 2-3 दिन से ही है कि 4 किलोमीटर चलने के बाद में थकान होती है। ठीक है, 4 किलोमीटर थकान होनी चाहिए। फिर पेशेंट ने बोला कि नहीं, मैं 5 किलोमीटर डेली चलता हूँ। हमने इनको फिर से एक कराने के लिए कहा, इको करा के लाए, और समय भी हो गया था इको कराए हुए। तो LVF इनका 25% था और LV मॉडरेट डायलेटेड था। कंक्लूजन रिपीटेशन ऑफ हायर पोटेंसी। मैंने कंक्लूजन निकाला कि ठीक है, इंप्रूवमेंट चल रहा है, तो मैं थोड़ा इसको हाई पोटेंसी में रिपीट करूँ। इनको मैंने कॉस्टिकम 1 डोज सेम डेट दी। 10th फॉलोअप में 10 मई 2024 में पेशेंट ने बताया मुझे कि कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल स्टिकी, टायर्ड, जनरल वीकनेस विद अवर्जन टू वर्क। ये थोड़ा मेरे लिए टेंशन का विषय हुआ। ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना था ना, क्योंकि क्योंकि पेशेंट बोल रहा है कि मैं फिट हूँ, ठीक है सब कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैंने वहां पे तुरंत मेडिसिन चेंज करने के बारे में सोचा, नहीं तो गलत हो रहा है पेशेंट के साथ में। पेशेंट फील्स टायर्ड, अवर्जन टू वर्क। इको कराया तो इको इनका आता है LVF 20%। मेरे लिए चिंता का विषय हो गया, वो नहीं था, 20% क्यों हो गया ये? अभी तक अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ। अब मैंने सोचा कि क्या किया जाए। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये इनका देखिए 20% का रिपोर्ट आपके सामने शेयर हुई है ना। LVF 20%, FS 10%, और लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेड डायलेटेड आ रहे हैं। खैर, यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को डल फील होता है कि ये क्या हुआ, मतलब ऐसा लगता है कि हम कोशिश करने के बाद भी ये पेशेंट उल्टा जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। थोड़ा सा ध्यान देके मैंने इसको सोचा कि क्या हुआ। तो मुझे याद आया 5th ऑब्जर्वेशन ऑफ केंट। उसमें था कि फर्स्ट एमुलेशन देन एग्रावेशन। पहले पेशेंट को आराम मिला, फिर एग्रावेशन हो गया। चेंज द रेमेडी इमीडिएटली, उसका ऑब्जर्वेशन में ये था। कंक्लूजन में रिकेस्टिंग, फाइंड आउट अनकॉमन पिकुलर सिम्टम्स, ये मैंने सोचा। कंडीशन क्या आई मेडिसिन देने के बाद कि पहले पेशेंट को एमुलेशन हुआ, बट फिजिकल जनरल और बट पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल कंडीशन वॉट्स पेशेंट में फैटल। अब ये कंडीशन ऐसी है कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। LVF की कंडीशन है, हमने ज़्यादा वेट किया, पेशेंट निकल गया। 20% ही तो कल है, 10% कब आएगा कब जाएगा पता नहीं चलेगा। रिकेस्टिंग की, रिपोर्टाइजेशन किया। आफ्टर रिकेस्टिंग रूब्रिक्स हमारे पास आए: जनरल वीकनेस, हार्ट फेलियर इन, माइंड हेल्पलेस फीलिंग,
हार्ट कंप्लेंट भी। अब ये रूब्रिक मैंने इसलिए लिए, पेशेंट जब भी आते थे वो बोलते, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे एकदम बेकार है। मुझे एक मेरे टीचर ने बताया कि पेशेंट को ध्यान से सुनो। तो मैंने ऑर्गेनम में पढ़ा फिर से, उसमें लिखा था लिसन केयरफुली। कीन ऑब्जर्वर कौन होता है? जो ध्यान से सुनता है। पेशेंट को ध्यान से सुना, मैंने सारे उसके रूब्रिक लिख लिए जो मैं पूछता था रेगुलरली के। टॉकेटिव है कि एग्रावेशन कैसा है, एमुलेशन कैसा है, और कॉन्सुलेशन क्या है, फियर क्या है। लेकिन नहीं, जो पेशेंट लगातार बोलता था कि डॉक्टर साहब मैं थक जाता हूँ काम करते करते, और मेरे बच्चे बेकार हैं, मैं अकेला काम करता हूँ, मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं, मैं अकेले इतनी काम करता हूँ, लोग मुझसे पूछते तुम्हारे 4 बेटे हैं और तुम इतना करते हो, मैं कैसे बताऊँ कि मैं मेरे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। तो मैंने फिर यहाँ देखा कि एक कुछ और ही चल रहा है इसके दिमाग में। पूछा उनको, आपको क्या फील होता है, उनकी फीलिंग्स क्या आ रही थी। तो मैं मतलब मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं, बार बार वो मुझसे बोल भी रहे थे। तो मैंने जनरल वीकनेस के साथ लगाया हार्ट फेलियर, क्योंकि पर्टिकुलर भी है जनरल भी है, दोनों रूब्रिक मैंने मिलाए। और मेंटल के साथ मुझे मिला हार्ट कंप्लेंट में। तो ये मुझे एसोसिएट सिम्टम से याद है जो पर्टिकुलर्स में बताए गए हैं कि एसोसिएट सिम्टम, अल्टरनेट सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दो रूब्रिक को लगाया। मेडिसिन थी अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब को हमने जो अभी तक पढ़ा था, हालांकि एलेंस में बोल्ड में हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि ये हार्ट में अच्छा काम करती है, मुझे नहीं याद था। मुझे याद था कि अमोनियम कार्ब जुकाम में, जो लेडी विद स्नेफल करके एक था हम लोग पढ़ते थे, कि वो मुझे याद था। जुकाम किसी को कि नाक बंद हो गई, कुछ इत्र कोई सूंघ रहा है तो उसको अमोनियम कार्ब देना, इस तरह से था। मैंने इसको अमोनियम कार्ब दी। मैंने अगर रिपोर्टरी में आई है तो देना चाहिए, क्योंकि जनरल भी कवर कर रही है, मेंटल भी कवर कर रही है, और पर्टिकुलर भी कवर कर रही है, इसको देना चाहिए। रिपीटिशन एज पर रिक्वायरमेंट, सेवरल डोजेस। मैंने शुरू में बताया कि 27 डोजेस को मैं दे चुका हूँ पेशेंट को। तो फर्स्ट में आफ्टर रिक्वेस्ट टेकिंग 10/5/2025 को मैंने किया। अमोनियम कार्ब 200, एक डोज। 23/5/2024 को पेशेंट आया तो 40% इंप्रूवमेंट इन जनरल वीकनेस। नाउ पेशेंट वांट टू डू वर्क बट टायर्ड आफ्टर वॉक। कोई बात नहीं, पेशेंट का वो चेंज हुआ कि मैं वर्क करना चाहता हूँ, तो ये ठीक है। पेशेंट के अंदर से इच्छा है कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो ये ठीक है। तो मुझे लगा कि इसमें आगे इस दवाई को चेंज नहीं करना चाहिए, इसको यहीं रखते हैं। लेकिन वीकनेस, फिर पेशेंट ने अगले महीने मुझे बताया 9/6/2024 को, वीकनेस ऑन स्टैंड स्टिल जैसी थी वैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं। फिजिकल जनरल्स आर वेल। तो मैं सोचा अगर फिजिकल जनरल ठीक है, वीकनेस कहीं जा नहीं रही है, वहीं भी वो भी वहीं रुकी हुई है, तो इसका मतलब पोटेंसी ने अपना काम जो करना था कर दिया। क्योंकि हार्ट का पेशेंट है, कहीं मैं भी डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा क्लासिकल और ज़्यादा उसके चक्कर में मेरा पेशेंट इधर उधर ना हो जाए। तो मैंने तुरंत इसको सोचा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने इसको रिपीट किया। अमोनियम का 1 mg 1 डोज। 6 अगस्त 2024 को पेशेंट ने बताया कि जनरल वीकनेस इज नॉट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। मैंने फिर इसको रिपीट किया। अमोनियम का 10 mg। 10 सितंबर 2024 को फाइंडिंग आई इको की, LVEF 30%, FS 14%, dilated left vent cavity size, mild concentric LV hypertrophy, global hypokinesia with paradoxical septal motion, severe LV systolic dysfunction, severe LV systolic dysfunction। नेक्स्ट में चलते हैं। ये आपके सामने इको रिपोर्ट है इनकी। ये 10/2/2023 की है, 25%। और अभी हम इसको ले चुके हैं 30% पे। आगे चलो। 25/1/2025 की फाइंडिंग आती है, LV ऑफ 35%। अब यहाँ एक छोटी सी कहानी जुड़ जाती है पेशेंट के साथ में। पेशेंट जाते थे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। उनका कहना था कि डॉक्टर साहब से मैं दवाई नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे ही पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आया पहली बार में, एलोपैथी 2 हफ्ते 2 महीने खाने के बाद,
उनको लगा कि वो दवाई से काम नहीं हो रहा है, उन्होंने तुरंत वो दवाई छोड़ दी और सारी दवाइयाँ होम्योपैथी पर कंप्लीटली वो डिपेंड हो गई। अब वो जब भी जाते थे इको कराने तो उनका स्टाफ कहता था कि भाई तुम इको तो कराने आ जाते हो और दिखाते नहीं डॉक्टर साहब को, दिखाते कहाँ हो? बोले दिखाता तो मैं नहीं हूँ, और मैं दिखाता तो कहीं और हूँ। बोले ठीक है। उनका 30% आया तब भी उनके स्टाफ ने कहा, तो 30% स्टाफ ने कहा कि डॉक्टर को जाके रिपोर्ट दिखाई। जब 35 आया कि सर ये रिपोर्ट में जो है 35 आ रहा है इसमें, और ये पिछली बार 30 था, तो ये तो ठीक होता ही नहीं है, तो इसको 30 लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ डॉक्टर के मैं ऑनेस्टी के थोड़ा सा तारीफ करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, जितना आ रहा है उतना ही लिखना है। अगर 35 आया तो 35 लिखिए। तो एलवीएफ आप देख सकते हैं 35%। एफएस जो 14% था वो 17% हुआ। डायलेटेड लेफ्ट कैविटी साइज वैसे ही है, माइल्ड कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो गया, ग्लोबल काइनेसिया विद प्रोडक्शनल सेप्टल मोशन, सीवियर एल्वी सिस्टोलिक डिसफंक्शन। सीवियर है भी। 11/6 को दोबारा जब ये कराते हैं, 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, फाइंडिंग आती है माइल्ड कंसेंट्रिक एल्वी हाइपरट्रॉफी। ये डायलेटेड था, माइल्ड हो गया, सीवियर एल्वी सिस्टोलिक डिसफंक्शन। और इनका एलवीएफ 40% आता है। एफएस जो 17 था वो 20% हो गया। लास्ट फाइंडिंग इनकी आती है 12/8/2025, 12 अगस्त 2025 को। एलवीएफ 45%, एफएस 23%। और फाइंडिंग्स में लिखा था डायलेटेड एलवी कैविटी साइज, नॉर्मल वॉल थिकनेस, माइल्ड ग्लोबल हाइपोकिनेसिया जो ज्यादा था, और जो सीवियर था वो मॉडरेट एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया। ये रिपोर्ट आपके सामने आ गई 12 अगस्त 2025 की। तो ये केस, मैंने इस केस पे ध्यान दिया, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे और भी कई सारे केस हैं जिनको हमें ध्यान से करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। कोई भी केस ऐसा आता है तो डरना नहीं चाहिए। डरेंगे तो हम मेहनत नहीं कर पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है कि ये भी कहूँगा कि जो नए स्टूडेंट्स आए हैं अभी प्रैक्टिस में, जो नए डॉक्टर्स आए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट होगी मेरी कि आप कोई भी ऐसा केस तब तक ना लें अपने हाथ में जब तक आप होम्योपैथी के प्रति गंभीर ना हो। आपको ऐसे केस लेने के लिए होम्योपैथी के प्रति ऑनेस्ट और गंभीर रहना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, और ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी अपने काम के प्रति। आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी कार्डिक की एक पेटेंट चला के चीज़ें ठीक कर सकता हूँ या ऐसा हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास दवाइयाँ हैं और हम इलाज करते हैं, और उससे आपका भी मोटिवेशन बढ़ता है और पब्लिक का भी। आज वो पेशेंट जिसको हमने एलवीएफ से बाहर निकाला बहुत खुश है। उनका कहना है कि मैं तो अभी तक खत्म हो गया होता, मर गया होता, अगर ये एलोपैथी डॉक्टर के चक्कर में पड़ा होता। और इसके साथ साथ प्रोस्टेट की मैंने चर्चा नहीं की। प्रोस्टेट इनकी आज की डेट में लगभग लगभग 80% ठीक है। उनके लास्ट यूएसजी रिपोर्ट देना भूल गया मैं, इसमें इंक्लूड करना भूल गया। काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा है इनको। और वो रात को जो टॉयलेट के सिम्टम आ रहे थे, बार बार यूरिनेशन था, वो सब नहीं है। अपना टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं। और अब ये बात एक और बढ़ती है कि मैं एक बार और सोच रहा था जब पेशेंट लेने वाला था कि 63 ऑफ एज में मेरे पास आए हैं। 63 63 ईयर्स बहुत होते हैं। इस एज में तो लोग कहते हैं यार तो मरना ही है, अब क्या इलाज करना, नहीं भी हो सकता है, ठीक हो भी सकता है, यंग होता है तो मसल्स काम करती है, इसमें नहीं करेगी। ये सब नहीं सोचना है हमें। अपनी केस टेकिंग, अपने रिपोर्टाइजेशन पे, अपनी योगनोन पे पूरा ध्यान देके केस को पढ़ना है, केस को समझना है, उसको सुनना है, और उसकी दवाई निकालनी है। अब मुझे सपोर्ट कहाँ से मिला? ऑगनोन से। ऑगनोन से मिला, मेरे गुरु हैं, मेरे टीचर्स हैं, उनसे सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे बताया कि आपको करेज रखना, लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी, और पेशेंट को ध्यान से सुनना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज लिसन केयरफुली। ड्यूरिंग केस्टिंग हमें सपोर्ट हुआ मुझे ऑगनोन का कि केस्टिंग करते समय लिसन केयरफुली एंड राइट एवरीथिंग। मैं अपने साथ में क्या करता हूँ, पेशेंट बोलता है मुझे ऐसा हो रहा है, मैं उसकी इंग्लिश में नहीं लिख सकता हूँ तो मैं उसको हिंदी में लिखता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि रात को मुझे
कहीं मैं गिर ना जाऊं, या मुझे सपने में ऐसा लगता कि मैं मर ना जाऊं, तो मैं उसको उसी राइटिंग में, उसी भाषा में एज इट इज हिंदी में लिख लेता हूँ, ताकि मुझे समझने में दिक्कत ना हो। अंडरस्टैंडिंग डिजीज एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की कंडीशन और डिजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑर्गन की जरूरत पड़ी। डिजीज क्या कहाँ है, उसकी डिजीज एक्चुअली वो जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग थी वो डिजीज नहीं थी। सॉरी, उसको डिजीज थी कि मैं अकेला हूं और मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मैं कब तक काम करूंगा, मेरे बाद क्या होगा, मैं अकेला पड़ गया हूँ। ये उसकी डिजीज थी। उसको समझने के लिए मुझे ऑर्गेनाइज का सहारा लेना। ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, जब मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तब हमें ऑर्गेनाइज का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एज एन आर्ट एंड साइंस, साइंटिफिकली हम वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आर्ट क्या है कि आपको कब रिपीट करनी है, तो यही मेडिसिन पे क्यों रहना है, किस पोटेंसी में आगे बढ़ना है, ये सब आर्ट की चीजें होगी। और ये बार बार जब हम लॉकडाउन को पढ़ते हैं तो हमें चीजें समझ में आती है कि कैसे इसको यूज करना है। ड्यूरिंग रिपोर्टाइजेशन, जब रिपोर्टाइजेशन किया तब मुझे सब लॉकडाउन को सपोर्ट मिला, क्योंकि वहां हमने पढ़ा इवेल्यूशन ऑफ सिम्टम्स। इवेल्यूशन मतलब प्रायोरिटी ऑफ सिम्टम्स, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, देन सिम्टम्स विथ मोडालिटीज। सबसे पहले हमने मेंटल्स उठाए, फिर फिजिकल्स उठाए, फिर वो सिम्टम उठाए जिनके साथ मोडालिटीज लगी हुई थी। ये सारे एक ही ग्रेड के सिम्टम्स हो गए। अब मेंटल के साथ में एसोसिएट मिल रहा था मुझे फिजिकल का, पर्टिकुलर का मतलब हार्ट का पर्टिकुलर सिम्टम का वीकनेस, और वो भी जनरल लेवल पे, तो उसको मैंने उठा लिया वहां से। और फिजिकल के साथ में पर्टिकुलर मिल रहा था, फिजिकल जनरल, साथ में हार्ट का वीक होना। ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन में ऑर्गेनोन का यूज हुआ, पोसोलॉजी पूरी ऑर्गेनोन की है दी हुई, तो पोटेंसी डोजेज इन सब का ध्यान रखना, रिपीट करना। ड्यूरिंग फॉलोअप, सीक्वेंस ऑफ रिमूवल ऑफ सिम्टम्स, फॉलोअप करने में जब पेशेंट ने बताया कि मुझे ये हो गया, अब ये हुआ, ये हो गया, ये हुआ, तो वहां हमें उसको ध्यान से सुनना है, अपनी चीज को समझना है कि मुझे इसमें से कौन सी चीज अपने काम के लिए उठानी है। ऐसा मैंने किया, और उसको करके उसकी जनरलाइज वीकनेस को देखा, फिर उसकी मोडलिटी पर ध्यान कम दिया। कई बार पेशेंट काम ज्यादा करके थक जाता है तो उसको थकान हो गई, लेकिन उसकी जनरलाइज में पूरा लिया, सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या। पेशेंट बहुत कोऑपरेटिव था, पेशेंट ने अभी तक बहुत कोऑपरेट किया और अभी भी कर रहा है। उसने एक एक चीज अपनी लिख के बताई कि मैंने ये पढ़ाई की, मैंने ये लिखा, ये दवाई उसमें खाई, ये इतनी देर बाद खाई, आपने जो परहेज बताया वो सारे किए। अब पेशेंट ने हमारा सारा पानी वानी खूब पीता है, अच्छे से चलना फिरना होता है, रोज का 5 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, और वो ठीक है। अब यहाँ एलोपैथी डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने क्या किया, वो कहते हैं कि आपने क्या किया। भाई देखो, होम्योपैथी तो नीम हकीम है, कभी ठीक हो भी जाता है, कभी तुक्का लग भी जाता है। ये थोड़ा सा हम जैसे प्रैक्टिशनर्स को, डॉक्टर्स को, होम्योपैथी डॉक्टर्स को थोड़ा सा डिस्करेज करता है ऐसी भाषा सुन के, जब हमारे जो ऐसा बोलते हैं, फ्रेंड्स कलीग्स बोलते हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है, उनके पास मैनेजमेंट है, हम ये बात मानते हैं, तो उनको भी मानना चाहिए कि उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये बोलना चाहिए कि हाँ अच्छा काम हुआ है, और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी, एक पता नहीं अब रिपोर्ट क्या है। एक बार तो पेशेंट ने ये बोल दिया, डॉक्टर ने, एमबीबीएस ने, कि भाई रिपोर्ट का फर्क है, आपने दूसरी मशीन से कराया होगा तो 5 का फर्क आया, कोई बड़ी बात नहीं, 20 से 25 हो ही जाता है। फिर पेशेंट ने वो रिपोर्ट लगातार एक ही जगह कराई, एक ही हार्ट केयर सेंटर पे कराई, तो वो रिपोर्ट वही आ रही थी, तब भी पेशेंट ने कहा पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, क्या दवाई खा रहे हो। मतलब एक रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं ठीक से। हमारी मेहनत को कौन रिस्पॉन्स देगा। बाकी पूरे प्रोसेस में जो मैंने अपने अंदर रखा, वो पेशेंस रखा, वेट किया, वॉच किया, और किनली ऑब्जर्व किया, जो हमें शुरू से पढ़ाया गया। भैया आप किन ऑब्जर्वर बनिए, पेशेंट को ढंग से समझिए, और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करिए। क्योंकि हार्ट का डिजीज है, 20% पे आया था, और हम अगर
टेस्ट नहीं होते हैं तो पेशेंट कलीग्स को, कुछ जूनियर्स को दिखाया जो एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, आज वो कार्डियोलॉजिस्ट के बराबर ही हो गए। उनको इतना रट गया सब चीज़ें। वो कहते हैं बॉस ये पेशेंट तो ठीक हो ही नहीं सकता, आप लेके क्यों बैठे हो, 20% तो मर जाते हैं ये लोग, आप इसको लेके बैठे हो। निशांत जी सुन पा रहे हैं क्या? निशांत जी? यस सर, सुन पा रहे सर। अच्छा, तो ऐसा कहते हैं कई बार यस। कि इसको क्यों लेके बैठे हो, और ऐसे केस नहीं लेने चाहिए, ये तो बहुत हेडेक हो जाएगा, कल को कुछ बना बिगड़ा तो ऐसा वैसा, सब बातें होती है। फिर मैं उनको अगली रिपोर्ट दिखाई, बॉस ये तो हो ही नहीं सकता। अगली दिखाई, अरे बॉस ये कैसे हो गया? तो मैंने किया कि आप पढ़ते नहीं है, वो एलोपैथी में गए हैं। अब कुछ हमारे दोस्त हैं जो पे चलाते रहते हैं कि ये दवाई खाने से ये ठीक हो जाएगा, ये दवाई खाने से। तो उन दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई साहब होम्योपैथी रहने दीजिए। उसको कोई ऐसा ना बनाए जैसे एक बस में खड़े होकर कहता है कि ये दवाई खाइए, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, सुरमा लगाइए आपकी आँख की रोशनी तेज हो जाएगी। ऐसा ना हो। और इन्हीं सब की वजह से हमारी प्रैक्टिस को लोग सीरियस नहीं ले पाते। हमें अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत गंभीर और बहुत ईमानदार रहना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ और अच्छा कर पाएंगे। अब जो हमारे सीनियर्स थे अभी तक, जिन्होंने आज होम्योपैथी इस जगह पर लाके खड़ी की है, उन्होंने कितना डेडिकेशन दिया होगा, कितनी पढ़ाई की होगी, कितना समझा होगा, जो आज होम्योपैथी का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, पूरा मंत्रालय बना हुआ है, इतने सारे स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, इस पर काम हो रहा है। तो वो लेकिन इनसे नहीं हो रहा है कि आपने 20 नंबर खा ली, 7 नंबर खा लिया, ये पेटेंट खा लिया, उससे नहीं हो रहा है। उसके लिए मेहनत की गई होगी। और इसी के साथ मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने बहुत ध्यान से सुना और देखा। अब मैं हेलो सर, अभी अपन के हाँ पास टाइम है आधा घंटा। हाँ हाँ, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं करता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ सकते हैं, फिर मैं नहीं तो अगला कुछ डिस्कस करूंगा। किसी को कुछ पूछना है, कोई अगर क्वेरी आती है? वो कमेंट कर लेंगे, फिर अपन लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे उसके उनके। अच्छा, इस केस में एक चीज और बताना चाहूंगा। मैं पेशेंट ने मुझे कई बार बोला, डॉक्टर साहब मेरा स्टूल जो है स्टिकी आ रहा है, स्टिकी स्टूल है और म्यूकस बहुत है इसमें। तो मैंने 2 बार तो मान ली इसकी बात, बल्कि 3 बार मान ली कि हाँ ठीक कह रहा होगा। लेकिन फिर मैंने उसको कहा नहीं, आप स्टूल का एग्जामिनेशन कराइए। जब एग्जामिनेशन कराया तो स्टूल नॉर्मल था, उसमें कोई म्यूकस नहीं था, कुछ नहीं था। तो हम पेशेंट को उतना ही सुनेंगे जितना लग रहा होगा, क्योंकि कई बार हमारा उसकी वजह से प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो जाता है। स्टूल एक जनरल कंडीशन से आता है, बार बार स्टूल स्टिकी आ रहा है, फिर ये भी देखेंगे कि कैसा लग रहा है। पेशेंट ने अपने बारे में बताया कि सभी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है, किसी काम की इच्छा नहीं, मन नहीं लगता, जीने की इच्छा खत्म हो गई है, और अभी तक गर्मी में मैंने पंखा नहीं चलाया। मतलब मैंने इतनी चीजों को बारीकी से, अप्रैल के महीने का इसका लिखा हुआ है, ये 27 अप्रैल का बताया है। तो मैंने इतनी चीजों को, इतनी बारीकी से एक एक चीज को लिखा, और उतनी बारीकी से उसने बताया भी कि मैंने क्या क्या किया। इसको समझने के लिए मैंने पूरा इस पर ध्यान दिया, फिर उसने पूरा चार्ट बना के मुझे दिया कि जून 2018 से वो उसका एलवीएफ कैसे कैसे डाउन हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा। ऐसे ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो हमें बहुत कुछ देके जाते हैं। बस हमें क्या करना है कि उनको ध्यान से सुनना है, समझना है। एलवीएफ के केस में जितने भी पेशेंट जो मुझे मेरे कलीग्स मिले या जो सीनियर डॉक्टर्स मिले, अपना जो होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, नहीं बस ये तो हो नहीं सकता, ठीक आप इसमें ये ऐसा वैसा, और इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा बॉस, या तो मशीन का, मतलब कोई ना कोई बहाना है। उनका कहने का मतलब है कि वो केस ठीक हो ही नहीं सकता। अब वो केस ठीक हो रहा है, कैसे ठीक हो रहा है? वो केस तो ठीक हो रहा है ना, और ठीक हुआ भी है। तो ऐसे ही मतलब मैं चाह रहा था कि हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको अपना एक मैसेज देना चाह रहा था कि वो अपने होम्योपैथी को बड़ा गंभीरता से पढ़े, और इस पे
ऐसे ऐसे चीज़ों को ना ले हाथ में जो समझ में ना आए। अगर आप होम्योपैथी के प्रति गंभीर नहीं है, आप अपने होम्योपैथी से ईमानदारी नहीं रखते, तो बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस मत करनी। आप जनरल जुकाम बुखार खांसी ठीक करते हैं, वही ठीक है, अच्छा है, आप अपना घर चलाते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो आप ऐसे केस लीजिए, और करेज के साथ लीजिए, और अच्छे अच्छे रिजल्ट दीजिए। और जैसे ये कोशिश हुई है, अब मैं अगली बार मैं चाहूंगा कि एक मेरे एसोसिएट सिम्टम्स को लेके आऊँ, उन पर कुछ चर्चा करिए। मेरे पास एक पेशेंट अस्थमा और डायरिया का, इसको डिटेल में मैं चर्चा करूंगा कभी दोबारा मौका मिलता है तो। और उसकी दवाई भी ऐसी थी जो हमने रिपर्टीज कर से निकाली है, अलग यूनिक दवाई थी। तो फिलहाल तो मेरे पास कहने के लिए इतना ही है। और दूसरा, अपने दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि होम्योपैथी को ऐसे स्प्रेड ना करें जैसे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे रील्स बना के स्प्रेड किया जा रहा है। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा गंभीर होकर अपनी पैथी को बताने के लिए प्रयास करें। और इस फोरम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस तरह के सेमिनार्स करा रहे हैं, वेबिनार्स करा रहे हैं। 20-22 लोगों को जोड़ के बैठते हैं हम लोग, सुनते हैं एक दूसरे की बातें को, समझते हैं, एक दूसरे केस को शेयर करते हैं, और मोटिवेशन मिलता है यहाँ से, पढ़ने का और मन करता है, और अच्छे से प्रैक्टिस करने का मन करता है। तो मेरा लगभग इतना ही कहना था। बाकी अब कोई क्वेरीज होगी तो कोई पूछना चाहेगा तो प्लीज़, मैं तैयार हूँ। अभी हमारे पास सर 15 मिनट है। हाँ, तो उसमें क्वेरी चल सकती है, उसके बाद क्वेरी करेंगे क्या? हाँ, लास्ट में हो जाएगा। अगर कोई कमेंट करेंगे तो लास्ट में 2-3 मिनट रखेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोस्टेट का पर इनका। जी। सर, आप इस केस में मदर टिंचर भी कोई यूज क्यों नहीं किए? नहीं, मदर टिंचर मैंने इस क्योंकि केस में कोई यूज़ नहीं किया। क्योंकि हमारे पास मदर टिंचर भी बहुत अच्छे अच्छे है जो हार्ट के लिए बहुत कारगर है। नहीं नहीं, हमने मदर टिंचर्स में कोई यूज़ नहीं किया। जो हमने यूज़ किया वो सारी पोटेंसीज थी, और वो मैंने सारी आपके सामने रखी है। हार्ट के लिए एक भी मदर मदर टिंचर का इस्तेमाल नहीं किया। शुरू की प्रैक्टिस में मैं कभी पेशेंट को दिया करता था, जब मुझे लगता था कुछ समझ नहीं आ रहा, नया नया प्रैक्टिसनर था, तो कुछ क्रिटिकस जैसे अच्छे अच्छे मदर टिंचर हैं जो हार्ट के लिए अच्छे माने जाते हैं, और एक आध दो कोई वो टॉनिक्स भी आते थे जो मिक्स, उनको देखा मैंने। तो लेकिन वो रिजल्ट उस लेवल का नहीं आया, तो मेरा वहाँ एक पे थोड़ा क्वेश्चन सा। है सर, अमोनियम कार्बी क्यों दिया आपने? क्वेश्चन आया। हाँ, अनिल कुमार अमोनियम दे। कार्ब मैंने दिया, मैंने आपका रिपोर्टरी में दिखाया था आपको, मैंने केस को रिपोर्टराइज किया था, तो उसमें दो रूब्रिक निकले थे मेरे। ये मैं आपको फिर से एक बार अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। रिपोर्टराइजेशन मैंने कहा किया है, प्री टेस्टिंग रिपोर्टराइजेशन। इसमें शेयर हो रही है क्या शान जी? नहीं सर, नहीं सर, अभी नहीं हो रही इसकी सर। अच्छा, शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा इधर वो ऑप्शन आया ना नीचे शेयर वाला, एक बार उस पर क्लिक करो तो पे। आता है। एक मिनट देखता हूँ, ये आ रहा नहीं आ रहा है। आ गया, ठीक है। यस, अब शेयर हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अमोनियम कार्ब भी क्यों दिया। मैंने रीकेस्टिंग की, मैंने पेशेंट की पहले कॉस्टिकम दिया था, कॉस्टिकम बाद फिर मैंने अमोनियम कर दिया। कॉस्टिकम से पेशेंट को क्या हुआ कि वीकनेस नहीं जा रही थी, और उसका इको फाइंडिंग जो थी वो डाउन होती जा रही थी। ये देखिए, ये कॉस्टिकम के बाद इको फाइंडिंग इनकी एलवी 20% आ गया, 25% पहले था। एफएस 10% रह गया, जो 14% था। तो यहाँ से मैंने मेडिसिन चेंज करने का सोचा, माइल्ड डिसफंक्शन हो गया, डायलेटेड हो गया, तो यहाँ मैंने सोचा कि नहीं, अब मेडिसिन चेंज करनी चाहिए। एग्रीवेशन हो रहा है, ये इसका पर्टिकुलर डाउन हो रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल हम रिस्क नहीं ले सकते। फिर मैंने यहाँ पे रिकेस्टिंग किया, और रिकेस्टिंग करके फिर रिपोर्टराइज किया। रिपोर्टराइज में आया रुब्रिक जनरल वीकनेस हार्ट फेलियर इन, आप रिपोर्टरी में डालेंगे दो रुब्रिक है, माइंड फ्रीज हेल्पलेस फीलिंग हार्ट कंप्लेंट विथ। तो मैंने अमोनियम कार्ब इसको दिया। शुरुआत 200 से हुई।
प्रोस्टेट के बारे में मैंने बताया था आपको कि शुरू में प्रोस्टेट का साइज इनका मेरे एक रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है शुरू शुरू में। प्रोस्टेट की फाइंडिंग्स, इसके से प्रोस्टेट बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। राम परवेज जी सर कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर। राम परवेज शाह सर। जी सर पूछिए। एक मिनट। राम परवेज जी सर। राम परवेज जी सर कुछ बोलना चाहते थे। हैंड रेज किया था। आपका माइक म्यूट है। आपका माइक माइक माइक। मिसिंग हार्ट बीट सजेस्ट मेडिसिन। सर मिसिंग हार्ट बीट सजेस्ट, ठीक है आपने पूछा है, लेकिन मैंने ऐसा कोई रुब्रिक लगाया नहीं। हालांकि ये अपना एक जो कैक्टस है उसमें होता है कि मिसिंग हार्ट बीट्स होते हैं, लेकिन हम इसको रिपोर्टाइज करके ही चलेंगे। ऐसे फिक्स नहीं जाएंगे कि इस हार्ट बीट अगर मिस कर रही है तो ये दवाई दे दो, और तेज है तो ये दवाई दे दो। ऐसा हम नहीं करते। और अगर हम रिपोर्टरी में डालते हैं तो बहुत सारी रुब्रिक्स निकल के आएंगे सामने। जैसे मैं आपको अभी यहाँ राम। अपने जो दो रुब्रिक मैंने लगाए हैं वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। जनरल वीकनेस हार्ट फेलियर, तो आप इसको देख सकते हैं। हाँ, हेलो हेलो। जी हम्म। सर, जी बोलिए सर। माइक तो सर आपका बंद है अच्छा कब अच्छा, का, तो फिर चलिए कैसे आवाज चलिए, आएगी? बहुत 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 बधाई हो हेमंत सिंह जी, चौहान जी। बहुत अच्छा। असल बात है, होस्ट होस्ट जो है अनम्यूट किए हुए है, तो होस्ट खोलेगा तब है ना आवाज। यहाँ जो है हम माइक खोल रहे हैं, नहीं खुलता है, तो सर इसीलिए खुला हुआ है बहुत माइक, तो अच्छा। उधर से खुलेगा, आपके उधर से ही। आप, अरे नहीं भाई, होस्ट अलाउ देगा तब ना। होस्ट बंद किए हुए था, नहीं नहीं सर, लिख नहीं रहे था थे बंद। बात। अरे होस्ट बंद किए हुए कोई था, बात नहीं, हम अभी कोई बात लिखे नहीं हैं सर। पता तो कई नहीं। बार। अच्छा ठीक बोलिए है, बोलिए बहुत बोलिए, आप बढ़िया। बोलिए। चलिए खुल गया। बहुत अच्छा आपने जो है बताए। LBEF टेंटिकल कैसे हमारा खराब होता है, और इलाज हम होम्योपैथिक करते हैं। एक तो बात बताए, सुन जो पहले केस टेकिंग लेने का सुनने का बाद, बहुत अच्छा। कम से कम रोगी को सुनिएगा तब ना ध्यान में आएगा। है ना? तो जी जी जी। हमारा जो है बहुत अच्छा ढंग से, काहे कि हमारा प्राकृतिक ने ऐसा बनाया है, मुंह कान नाक सब कुछ बनाया है जो है। तो मुंह बंद रखिए, कान से सुनिए रोगी को, उसके बाद जो है रोगी टोटल कहता है, तब जाके आपके ब्रेन में आता है ना। तो सही कर रहे हैं वो। आपने जो बताया कि कारण, और जब भी कोई भी हट का जो कारण होता है या और कोई भी बीमारी का कारण है, मेन कॉज ऑफ डिजीज इनविजिबल, डायनेमिक, और ट्रीटमेंट जी जो हम लोग सभी का अलग अलग करते हैं। बीमारी जी एक हो, एलोपैथिक में तो बीमारी का नाम एक दिया जाता है, लेकिन हमारे के यहाँ मेडिसिन तो इंडिविजुअल है, हॉलिस्टिक जी। है, डायनेमिक है। तो हम जो है उस बेस पर हम सिलेक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम, है ना, उसके आधार पर हम दवाई देते हैं। आपने बहुत अच्छा बताए। और वास्तविक में होम्योपैथिक डॉक्टर को होम्योपैथिक डॉक्टर ही ले डुबाता है। इतना एक और बताते हैं, सिमिलिया सिल्वस कुरेंचर, आप जो कर रहे हैं, सेम से सेम को नष्ट करता है। उसी तरह से होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं लोग, कि होम्योपैथिक डॉक्टर को ही क्रिटिसाइज करते हैं, एलोपैथिक में ऐसा नहीं होता, समझे? तो जी जी। इसीलिए हाँ, होम्योपैथिक हम लोग बहुत अच्छे अच्छे केस को ठीक करते हैं। वहाँ केस कहाँ है? एंटीपैथी में इमरजेंसी है, सर्जिकल है। क्यूरेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट कहाँ? पैलेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट। एंटीपैथी ही नाम दिया गया है इसी के लिए, कि एंटी एंटी। हम लोग तो सर्जिकल भी केस देखते हैं, मेडिसिनल सर्जरी करते हैं, पाइल्स का हो, चाहे जो है हम्म। ट्यूमर्स का हो, चाहे भेरुका एला का हो, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उस तरह से हार्ट का भी रिकवरी करते हैं। हमारा जो है हार्ट का कारण क्या है, इसको ढूंढना होगा। और जब पेशेंट से सुनेंगे तब हम ढूंढेंगे। अब मान ली किसी को फियर के कारण हार्ट का गड़बड़ी हो गया, किसी को ग्रीफ के कारण, किसी को एंजाइटी के कारण, तो मेन कॉज ऑफ डिजीज देखना पड़ेगा।
तो वेंट्रिकल इट इज नॉट कॉज डैमेज। मान लिया कि जो है एलबी एलबीईएफ जो है कॉज कॉज न है, एलबीईएफ रिजल्ट है, वह जो है रिजल्ट है, और हमने जो है कॉज को ढूंढ के देते हैं दवाई और रिजल्ट उसका फिर धीरे धीरे ठीक होता है। एलोपैथिक वाला तो ठीक है नहीं मानता है, हर चीज में, बहुत चीज में नहीं मानेगा, कहेगा कि क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेमंत बहुत सिंह बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने जो है, बहुत सीरियस, बहुत अच्छा केस था। और कुछ लोग मदर टिंचर देते हैं, हमारा उसमें कोई दोष नहीं है। अब जो दे होम्योपैथिक जी में जिसको जितना आता है वो देता है बेचारा। जी यह जो है, लेकिन ट्रीटमेंट होगा डायनेमिक वे के, क्या कि बीमारी के कारण डायनेमिक है। हम लोग का तिल सिमिलर है, कारण जी कॉज डायनेमिक, डैमेज ऑफ वाइटल फोर्स डायनेमिक, और मेडिसिन इनविजिबल डायनेमिक। तो तीनों प्लेन यदि डायनेमिक होगा तब ये हम क्योरेटिव क्योर कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत घर घर धन्यवाद सर, बहुत बहुत होम्योपैथिक धन्यवाद। हमारा आपका विचार है, घर आशीर्वाद। घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक। और हमारे अभी मास्टर हैंडमैन का जो बर्थडे आ रहा है, इसमें हम लोग बहुत बढ़िया से मनाए और घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक का व्यवस्था करें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। तो मैंने स्क्रीन पे अपना दो रुब्रिक शेयर किए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि यही क्यों एमोनियम कार्ब ही क्यों थी, तो जनरलाइज रुब्रिक लिया है: जनरल वीकनेस, एवर्जन, एनर्वेशन, एग्जॉस्ट, फ्रस्ट्रेशन, इंफर्मिटी, हर्ट, फेलियर इन। दो ही मेडिसिन हमारे पास, एमोनियम कार्ब, क्यूप्रमार्स। माइंड हेल्पलेस फीलिंग ऑफ हर्ट कंप्लेन विद आ गया, और यहाँ पे इन आ गया। ये दोनों मतलब हो गया कि एसोसिएट सिम्टम्स हैं। एक एसोसिएट विद पर्टिकुलर विद जनरल, और एक मेंटल विद पर्टिकुलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हो गए दोनों। तो हमें इस तरह के रूब्रिक लेने हैं, बहुत ज़्यादा हमें लगता है भीड़ बढ़ा के काम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स लेंगे और उनको लेके वहीं से वही क्योर कर सकते हैं। तो अभी 5 मिनट हमारे पास है, कोई और क्वेश्चन होगा तो प्लीज़। पाँच मिनट और है हमारे पास। जी जी। 5 मिनट और है तो वो तो लेक्चर दिए, 45 मिनट का क्लास होता है, 15 मिनट का बोलने का होता है, कोई भी क्लास 45 मिनट से ज्यादा नहीं होता। तो इसीलिए बहुत अच्छा बताए, वो 45 मिनट अपना बताए, डिस्कशन करने वाले लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो जी जी, कोई कारण क्वेश्चन को है मैं तो ढूंढेंगे। तैयार हूँ। इसीलिए कोई क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये केस एक एक प्रैक्टिस में ऐसे केस निकलना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद इसको शेयर करना, एक मंच मिलना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ऐसा मंच चलाया। मैं इस फोरम को फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मंच पे आके हम अपनी इन चीज़ों को शेयर कर पा रहे हैं। और शायद इन रूब्रिक को देख के, मेरी बात सुन के शायद किसी डॉक्टर को लगे कि हाँ, हमें आपस में चर्चा करनी चाहिए, ऐसे केस और शेयर करने चाहिए, तो ये अच्छा होगा मेरे लिए। मैं देख रहा हूँ कि 20-22 लोग सुन रहे थे रूब्रिक्स मुझे। रूब्रिक्स को बनाने का, जो मान ले सिलेक्ट कीजिएगा, रूब्रिक्स बनाने का ही कला है ना। मेन इंपॉर्टेंट जी जी सर। रूब्रिक हमको बनाना है, कारण को ढूंढना। तो रूब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले कॉज को ढूंढना होगा, किस कारण से है। रिजल्ट तो बताएगा, पेशेंट रिजल्ट बताता है, लेकिन कॉज हम लोग पूछते हैं, हम लोग समझते हैं उसका कि जो है कारण ठीक कहाँ है। से है ना, है ना। तो जी रूब्रिक जी यदि सिलेक्ट होगा तो हमारा रिपटरी केंट हो, चाहे बोगर हो, चाहे मेयर हो, कोई रिपटरी हो, बोरिक हो, सबसे बेस्ट तो हमारा बोरिक ही रिपटरी है, बोरिक का ही जो है बुक जो है हर टेबल पर रहता है। तो रूब्रिक्स जी जी। यदि सही मिल जाए और पेशेंट का सही पेशेंट से हम ले लेते हैं, तो निश्चित तौर पर होम्योपैथिक इज द मार्वलस मार्वलस ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक मामूली चीज नहीं है। आज तक हम देख रहे हैं, आज हम 38 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं,
अभी तक दवा नहीं खाए हैं, कोई दवा नहीं खाते हैं, एलोपैथिक कोई भी दवा नहीं खाते हैं। अब फिजिकल ऐसा कभी कभी ट्रबल होता है, दांते का ट्रबल होता है, दांत कड़वाते हैं, लेकिन दवाई हम अपना खाते हैं, तो भले ही वो अपना क्लिनिक में जो दे दे है ना। तो ये सब होता है, यदि कुछ तो करना पड़ता है। पैथी, सभी पैथी का अलग अलग सोर्स है, नियम है। तो हमारा होम्योपैथिक का रूब्रिक्स यदि सही लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा दवाई जो है सही होगा। और कारण को ढूंढेंगे तो हमारा रूब्रिक्स भी सही होगा। कारण है और एंगल ऑफ ट्रीटमेंट है, सबका अलग अलग एंगल है। एक सिम्टोलॉजिकल एंगल है, बहुत लोग सिम्टोलॉजिकल एंगल से ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्टम लेते हैं और उसके बाद दवाई देते हैं। जो कॉज है, कॉज पर जो है दवाई दे देते हैं। सिम्टम, अब जैसे ब्रेनिया का है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, कोई आता है फीवर में, हाँ पानी बहुत प्यास लगता है ना, हमको जो है तो दे देते हैं, एक कॉज पर देते हैं। एक्यूट केस में हमने जो इस तरह का देते हैं। तो क्रोनिक केस में रूब्रिक्स लेना बहुत बड़ा चीज है। और मैथमेटिक एंगल से भी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, जो है ना, सोरा साइकोटिक सिक्लिटिक। अब बैकग्राउंड में यदि म्याज से सफर है, अब बिना म्याज का क्रोनिक बीमारी हो ही नहीं सकता है। इन तो यदि सिम्टोलॉजिकल एंगल से नहीं ठीक हो रहा है तो हम देखेंगे कौन म्याज से सफर कर रहा है, उसमें हम थूजाई या सिपिलनाम या सोरिनाम या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कलकरियाकार, बेलाडोना, तो ये रेमेडी देख के हम ठीक करते हैं। होम्योपैथिक बहुत अच्छी पैथी है, राम परवेज जी साइंस है। सर, अभी टाइम ओवर हो गया है। ना ठीक है, हम तो टाइमिंग के लिए बोल रहे हैं भैया ठीक अगला है सर, सेशन आपका के लिए आशीर्वाद सर, मिला, आप काफी इसी सेशन काफी सीनियर है टाइमिंग ना। के लिए बोल रहे हैं, टाइम आप ओवर हो राम गया। प्रवेश सर काफी एमएस सीनियर है, चलिए, आपका आशीर्वाद घर मिला है। घर होम्योपैथिक, घर घर होम्योपैथिक, चलिए थैंक एमएस यू। सिंह सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा सेशन था आपका। मैं नेक्स्ट थैंक यू सेशन के डॉक्टर लिए हैंड निशांत। ओवर करूंगा डॉक्टर धनेश सर को, इंग्लिश सेशन के लिए। डॉक्टर धनेश सर।